हमने रिक्वायरमेंट्स की बात की और रिक्वायरमेंट्स में देखा कि कितनी ज़रूरी हैं ये रिक्वायरमेंट्स। यानी कि जब आप प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर बनाने की सोचते हैं और जो शुरुआत करते हैं, तो जो पहला पायदान है वो है रिक्वायरमेंट्स को गैदर करना, रिक्वायरमेंट को समझना, रिक्वायरमेंट की एनालिसिस करना, फिर उन्हें मॉडल करना। तो अंडरस्टैंडिंग रिक्वायरमेंट्स हमने देखा था लास्ट डिस्कशन में। आज हम देखेंगे इसको और किस तरीके से सिनेरियो इन्फॉर्मेशन एनालिसिस क्लासेस में हम बदलेंगे। अमूमन ये सोचना होता है कि रिक्वायरमेंट मॉडलिंग जैसे और किताबों में भी है, रिक्वायरमेंट मॉडलिंग का मतलब, ये रिक्वायरमेंट्स का मतलब ये होता है कि आप एक एसआरएस बना दीजिए, जिसे हम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन कहते हैं, और उसमें हम फंक्शन रिक्वायरमेंट, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट और कंस्ट्रेंट लिख दें। तो ये एसआरएस होता है। लेकिन प्रेसमेंट साहब की किताब में इसको और एग्जेम्पलिफाई किया हुआ है और एलाबोरेट किया गया हुआ है। उन्होंने क्या किया कि यूएमएल का सहारा लिया और उन्होंने कहा कि यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज में अलग अलग डायग्राम है। ऐसा नहीं कहा कहीं भी कि यूएमएल को यूज कीजिए, लेकिन इसके जो अलग अलग डायग्राम्स हैं, जैसे क्लास डायग्राम है, जैसे कोलैबोरेशन है, स्टेट डायग्राम है, उनसे कहा कि आप इसको समझाइए, रिक्वायरमेंट्स को समझाइए। अच्छा, रिक्वायरमेंट जिस तरीके से हम डिजाइन मॉडल बनाते हैं, वैसे उन्होंने कहा कि रिक्वायरमेंट का भी मॉडल बनाएंगे, उसको भी मॉडल का रूप दीजिए, ताकि इस मॉडल को डिजाइन करने में आसानी हो। तो जो और उन्होंने एग्जेम्पलीफाई किया उसके बारे में आज बात करेंगे। पहली चीज आती है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। ध्यान दीजिएगा, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। रिक्वायरमेंट के साथ जो लगेंगे उनको बहुत ध्यान से देखिएगा कि अब हम एनालाइज कर रहे हैं, यानी कि हमको रिक्वायरमेंट एनालिसिस में बताना है कि सॉफ्टवेयर की ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी है, और ये दूसरे सिस्टम के साथ कैसे इंटरफेसिंग करेगा, और क्या क्या कंस्ट्रेंट्स मीट करेगा। कंस्ट्रेंट माने जो आपने कह दिया कि अगर एक्स जो है वो 2 से बड़ा नहीं हो सकता, तो ये कंस्ट्रेंट हो गया ना। इसी तरीके से सॉफ्टवेयर के ऊपर या फंक्शनलिटी के ऊपर को कंस्ट्रेंट आपको यूजर बताता, देखिए साहब ये हो जाएगा ना, प्रेशर इतना बढ़ जाएगा, टेम्परेचर इतना कम हो जाएगा, तो आपको ऑटोमेटिकली वॉल्व बंद करने हैं। ऐसा रिक्वायरमेंट की कंस्ट्रेंट्स होती है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस ये आपको, हमको, एनालिस्ट को, मॉडलर को ये बताते हैं, और एनालिसिस से ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट आपको मिली है, जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में, उसको हमको और एलॉबरेट करना है और थोड़ा सा एग्जेम्पलीफाई करना है। उसके बाद हमें थोड़ा मॉडल बनाने हैं ताकि हम सिनेरियोज दिखा सकें। सिनेरियो यानी कोई सीन, यार एक सिनेरियो बनाते हैं, एक मूवी में नहीं होता है जैसे सिनेरियो बनाते हैं, तो एक सिनेरियो बनाएंगे, कोई भी रिक्वायरमेंट का एक सिनेरियो की, अगर मान लीजिए कि टेम्परेचर इतना हो गया, प्रेशर इतना हो गया, तो वॉल बंद करनी है, इसके लिए क्या सीन बनेगा, ऐसे इसमें फंक्शन एक्टिविटीज क्या होगी, इसकी प्रॉब्लम क्लासेस क्या होगी, कि टेम्परेचर प्रेशर किस लेवल तक बढ़े, किस लेवल तक घटे, उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, जो सिस्टम है, जो अलग अलग सिस्टम्स हैं, और जो क्लासेस बनेंगे अलग अलग, उनके बीच में रिलेशनशिप क्या होगा, और डेटा कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा उसका। यानी कि उन्होंने कहा कि केवल एसआरएस या यूज केसेस से काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि यूज केसेस के अलावा भी चीजें यूज करिए, ताकि आप ठीक से उसको बता सके रिक्वायरमेंट को। क्योंकि रिक्वायरमेंट बहुत सालों बाद आज इस समय हम पहुंचे हैं कि हमने जाना कि सारी चीज, जैसे कहते हैं ना, जड़ अच्छी होगी तो पेड़ अच्छा होगा। तो रिक्वायरमेंट जड़ है, अगर आपको सॉफ्टवेयर बनाना है तो आपकी जड़ पक्की होनी चाहिए। तो रिक्वायरमेंट मॉडलिंग में आप क्या करते हैं, पहले तो आप सिनेरियो बेस्ड मॉडल बनाते हैं, डेटा मॉडल बनाते हैं, क्लास ओरिएंटेड मॉडल्स बनाते हैं, फ्लो ओरिएंटेड मॉडल्स बनाते हैं, बिहेवियरल मॉडल बनाते हैं। इन सब के बारे में बात करेंगे। इसको काफी अच्छे से समझाया है प्रेसमेंट साहब ने कि सिनेरियो बेस्ड मॉडल में ये पॉइंट ऑफ व्यू है हर एक सिस्टम के एक्टर्स का। यानी जैसे मैं एक्टर हूँ, है ना, कोई सेंसर भी कोई एक्टर हो सकता है, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है सिस्टम के लिए। डेटा मॉडल मतलब जो इन्फॉर्मेशन डोमेन है, उसको, जो प्रॉब्लम में आने वाली है, उसको डिपेंड करता है। क्लास ओरिएंटेड मॉडल मतलब ये है कि क्या एट्रीब्यूट्स होंगे जो आप क्लास डिफाइन करेंगे। जैसे मैंने कहा सेंसर की क्लास बना दी, मैंने कहा कि जो ऑपरेटर्स है उनकी क्लास बना दी, ऐसे अलग अलग क्लास बना दी। तो क्लास कौन सी होगी, उनके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे। एट्रीब्यूट यानी इनकी जो एक तरीके से डेटा वेरिएबल समझ सकते हैं। जैसे मैं हूँ, मेरी कुछ हाइट होगी, कुछ विड्थ होगी, मेरा कोई वेट होगा, तो इस हिसाब से मेरी कुछ प्रॉपर्टीज भी होगी कि आई कम एट 9, आई लीव एट से 1700 आवर्स, या 5 बजे जाता हूँ, मैं लंच करता हूँ बीच में। ये मेरे मतलब एक बहुत जनरल वे में बता रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है, बहुत कॉन्क्रीट बात करेंगे हम, लेकिन एक जनरल ताकि आप समझ सकें कि क्या क्या क्लास में हो सकता है। फ्लो ओरिएंटेड मतलब ये है कि जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, या फिर जो एलिमेंट्स एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, या डेटा एक दूसरी जगह जाएगा, तो फ्लो किस तरीके से बन रहा है उसका, वो आपको फ्लो बताना पड़ेगा। अभी आप डायग्राम से समझ जाएंगे। बिहेवियर का मतलब ये है कि अगर कोई बाहर का एक्सटर्नल इवेंट आता है, तो आपका सिस्टम कैसा बिहेव करने वाला है, सिस्टम की अलग अलग कंपोनेंट्स कैसे बिहेव करने वाले हैं। सिस्टम का मतलब ये समझ लीजिए कि अगर आप इसको ब्रॉड शब्द में कहें, हर जगह सिस्टम लिखा हुआ है। अगर आपके सामने हो तो आप देखिए हर जगह सिस्टम लिखा हुआ है, लेकिन आप इस सिस्टम को तब्दील कर दीजिए सॉफ्टवेयर। अगर आप सॉफ्टवेयर में तब्दील करेंगे तो आप समझ जाएंगे आप क्या पढ़ रहे हैं। सिस्टम का मतलब ये होता है कि सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सारा एनवायरमेंट, एक पूरे एनवायरमेंट को हम सिस्टम कहते हैं। क्योंकि हम कभी ये नहीं मान रहे कि आप केवल सॉफ्टवेयर बना के देंगे। कई ऐसे होते हैं जो हार्डवेयर के लिए सॉफ्टवेयर बनाने होते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एम्बेडेड सिस्टम के लिए, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नॉर्मल सॉफ्टवेयर के लिए, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक फर्मवेयर के लिए, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हर एक
उस सॉफ्टवेयर के लिए है जो कि सॉफ्टवेयर के शेड्यूल में आता है, इसलिए हम सिस्टम कह रहे हैं इसको। तो एनालिसिस मॉडल जो आप बनाएंगे वो क्या करता क्या है, वो सिस्टम डिस्क्रिप्शन और डिजाइन मॉडल के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। सिस्टम डिस्क्रिप्शन आपको मिल गया, सॉफ्टवेयर डिस्क्रिप्शन मिल गया आपको। अब मान लीजिए डिस्क्रिप्शन कुछ ऐसे कथा के रूप में मिला, एनालिसिस मॉडल बनाएंगे तभी उसका डिजाइन बना पाएंगे। तो डिजाइन बनाने के लिए आपको एनालिसिस बहुत जरूरी है। तो कुछ रूल ऑफ थंब है, यानी कि जब आप गाड़ी चलाएं तो हेलमेट लगाएं, ऐसे ना रूल ऑफ थम्स होते हैं। तो उसको हम देखते हैं कि रूल ऑफ थंब क्या है कि अगर आप अच्छा इसको आप जब पढ़ेंगे तब बोलेंगे यार ये तो डिजाइन की बात करें, लेकिन डिजाइन की बात नहीं है। जैसे यहाँ पर इन्होंने कहा है कि मिनिमाइज कपलिंग, ऐसा नहीं है। कपलिंग डिजाइन का पार्ट नहीं है, कपलिंग डिजाइन का बहुत बड़ा पार्ट है, लेकिन इसका रिलेशन टोटल एनालिसिस से है ताकि आप कपलिंग अच्छे से कर सके, मतलब कपलिंग मिनिमाइज कर सके। तो आपको पता चले किसके किसके बीच में कपलिंग होने वाली है। तो रूल ऑफ थंब बोलते हैं कि जो प्रॉब्लम डोमेन है, सबसे बड़ी बात है कि जो रिक्वायरमेंट आपकी है उसमें जो प्रॉब्लम आ रही है आपकी, वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए। यानी कि आपको लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन यूज करना है, ऐसा नहीं कि सबको एक ही जगह कर दिया। हाई लेवल जो है वो थोड़ा और नीचे तक जाएंगे, आप डिटेल बताएंगे। जो हाई लेवल है उसको ऊपर दिखाएंगे, लो लेवल को और डिटेल में जाएंगे। हर एक एलिमेंट एनालिसिस मॉडल में है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से रिक्वायरमेंट से डील करना चाहिए, रिक्वायरमेंट के को और आप जान सकें उसका इन्फॉर्मेशन, उसका फंक्शन, उसका बिहेवियर। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी नॉन फंक्शनल मॉडल्स हैं उनको आप थोड़ा रोक दीजिए, उनको जाने दीजिए डिजाइन तक, उनको यहाँ मत करिए, उनको क्या दर्ज कीजिए, इसको जाने दीजिए डिजाइन तक। कपलिंग आपको मिनिमाइज करनी है, इस पर ध्यान दीजिए, ऐसा आपको करना है। और हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो एनालिसिस मॉडल है ये आप अपने लिए नहीं बना रहे, ये अपने लिए तो बना ही रहे हैं क्योंकि आपके डिजाइनर्स इसी से डिजाइन लेंगे, इसी को डिजाइन करेंगे। लेकिन जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं साथ में, जो लोग मिले हुए हैं, जो कहीं ना कहीं से इंटरेस्ट रखते हैं आपके सॉफ्टवेयर में, वो भी यहाँ कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। और जितना किस प्रिंसिपल है, इसका फुल फॉर्म है कीप इट सिंपल स्टूपिड। हम इसको किसको आखिरी हिस्सा हटा देते हैं, KIS, कीप इट सिंपल। बस ये रूल ऑफ थंब आपको लेके चलना है। तो डोनाल्ड साहब ने कहा, क्या कहा है, बड़ी बेहतरीन बात की उन्होंने। जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डोमेन एनालिसिस है, इसका मतलब ये है आप आइडेंटिफाई करें, एनालिसिस करें और जो कॉमन रिक्वायरमेंट है उनको स्पेसिफाई करें, लेकिन वो एप्लीकेशन डोमेन से रिलेटेड हो। और इस तरह से ध्यान दें कि आप रीयूज कर सकें इसको, जो भी आप कर रहे हैं उसको अलग अलग डोमेन मतलब रीयूज कर सकें। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डोमेन एनालिसिस का मतलब समझें तो इसका भी मतलब यही है कि आइडेंटिफिकेशन है, एनालिसिस है, स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, रीयूजेबल कैपेबिलिटी इसमें भी है। और इसमें भी आप जो ध्यान देंगे वो ऑब्जेक्ट क्लास, सब असेंबलीज और फ्रेमवर्क पे ध्यान देंगे। देखिए दो टाइप की प्रोग्रामिंग हो सकती है, दो टाइप से आप प्रोग्राम को डील कर सकते हैं। या तो स्ट्रक्चर्ड लें, फंक्शनल लें या मॉड्यूलर कहें इसको, या दूसरा हो सकता है इसको ऑब्जेक्ट बेस्ड, है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड करके आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम लगाएंगे। इन दोनों में जो विधाएं होंगी वो अलग होंगी, क्योंकि स्ट्रक्चर की बात अलग होती है, यानी कि फंक्शनल टेस्टिंग अगर आप कर रहे हैं तो अलग बात होती है। इसमें हम मॉड्यूल्स पे ध्यान देते हैं, फंक्शनलिटी पे ध्यान देते हैं। ऑब्जेक्ट पे हम क्या करते हैं, हम डेटा पे ध्यान देते हैं, और फिर उसके इर्द गिर्द, ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द क्लास बनाते हैं, ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द हम एनकैप्सुलेशन करते हैं और एक इनहेरिटेंस करते हैं, उसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म करते हैं। तो वो सारी चीजें, तो अल्टीमेटली जो हम करना क्या, प्रोग्रामिंग ही करनी है। सॉफ्टवेयर मतलब प्रोग्रामिंग, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मतलब ये है कि उस प्रोग्राम करने के लिए आप ऐसा बेहतरीन एक बेस तैयार कर लें कि आपके प्रोग्राम में ना कोई एरर हो, बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो। तो डोमेन एनालिसिस की अगर बात करें तो डोमेन मतलब ये है कि मान लीजिए आपके पास कोई डॉक्टर साहब आए, उन्होंने कहा मुझे सॉफ्टवेयर बनाना है। एक आपके पास साहब आ गए लॉ यानी कि कानून वाले आ गए। तो डॉक्टर का जो प्रॉब्लम डोमेन होगा वो लॉ के प्रॉब्लम डोमेन से कहीं मेल नहीं खाएगा। इनका काम अलग होगा, इनका काम अलग होगा। तो आपको डोमेन समझना होगा। उसके बाद जो आपके जो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स हैं उनको कलेक्ट करना पड़ेगा। उसका हर एक जो सैंपल्स यानी कि कुछ बात कह रहे होंगे आपसे, उसको कलेक्ट करना है और उसके हिसाब से आपको एनालिसिस मॉडल बनाना है। डॉक्टर साहब कहेंगे कि मुझे ये पेशेंट चाहिए, पेशेंट जो है अपने आप उनको ईमेल चला जाए जब उनकी रिपोर्ट आए, या उनको डाइट पता चल जाए। लॉ का मतलब है कि जब भी कोई हियरिंग हो उसके 2 दिन पहले इनको पता चल जाए और इनकी जो फीस है वो इस तरीके से हो जाए। बहुत सारे सिनेरियोज हो सकते हैं। तो ये डोमेन एनालिसिस होती है। डोमेन मतलब किस पर्टिकुलर डोमेन में आप काम कर रहे हैं। तो आप कैसे जानेंगे कि डॉक्टर साहब को क्या चाहिए? आप टेक्निकल लिटरेचर देखेंगे, आप जो इनके एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन इनके पास क्या चल रहा है वो देखेंगे, आप इनका सर्वे करेंगे, इनसे बात करेंगे, आप एक्सपर्ट एडवाइस लेंगे, कोई दूसरे डॉक्टर साहब से मिलेंगे, आप आज की और आगे की रिक्वायरमेंट देखेंगे कि आज ये है तो कल को मेडिकल साइंस में क्या होने वाला है, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो डोमेन एनालिसिस के बाद आपको क्लास की अलग अलग क्लास पता चलेगी क्या क्या बनानी है, रिव्यूज के स्टैंडर्ड्स क्या है, फंक्शनल मॉडल क्या होंगे, डोमेन लैंग्वेजेस क्या हम यूज करने वाले हैं। उसके बाद आप डोमेन एनालिसिस मॉडल करेंगे। अब एलिमेंट्स क्या है रिक्वायरमेंट एनालिसिस में, इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि 2 तरीके के हमने आउटलुक है हमारे, और ये हमेशा आउटलुक चेंज नहीं होते, ध्यान दीजिएगा, जब तक इसके अलावा कुछ नहीं आता है। पहले हम स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग करते थे, अब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करते हैं। तो दोनों ही एस्पेक्ट में एक जो रिक्वायरमेंट का व्यू है वो है स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस। इसमें हम डेटा और उसके जो ऊपर जो प्रोसेस है, जो प्रोसेस इस डेटा को ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं, इनको हम अलग से देखेंगे। और डेटा ऑब्जेक्ट्स को हम मॉडल करेंगे इस तरीके से कि इसकी एट्रीब्यूट्स यानी इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं डेटा की,
और उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है उसको हम जानेंगे। जैसे मैंने ये लिख दिया 2 + ij, अब ये क्या चीज है, 2 + i3 कर दिया था, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या प्रॉपर्टीज होती है ना, जैसे अगर इसका एंगल निकालना है तो tan इनवर्स करेंगे आप 3/2, है ना, ऐसे ये इसकी प्रॉपर्टी हुई। रिलेशनशिप क्या है, दो अगर एक ये है 2 - i3 लिख दिया तो समझ जाएंगे कि ये कॉन्जुगेट है। तो इस तरीके से डेटा ऑब्जेक्ट का क्या रिलेशनशिप है, क्या एट्रीब्यूट है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। दूसरा अप्रोच जिसका एनालिसिस मॉडलिंग का है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस। इसमें हम क्लासेस तो देखते हैं, साथ में उनके बीच में जो कोलैबोरेशन होने वाला है, लेकिन ये ध्यान रखना है कस्टमर रिक्वायरमेंट किस तरीके की है। तो हम इसके लिए जो एलिमेंट है रिक्वायरमेंट एनालिसिस के लिए, हम सिनेरियो बेस्ड मॉडल लेंगे, क्लास मॉडल लेंगे, बिहेवियरल मॉडल लेंगे, फ्लो मॉडल देंगे। आपको याद है जब मैं अभी कुछ देर पहले बताया आपको, सिनेरियो मॉडल में आप यूज केस यूज स्टोरीज का उपयोग करेंगे, क्लास मॉडल में क्लास डायग्राम और कोलैबोरेशन डायग्राम्स का करेंगे, फ्लो मॉडल में आप देखिए हर चीज उसी से रिलेटेड है, डेटा फ्लो डायग्राम जैसे फ्लो बताया, फ्लो मॉडल के साथ डीएफडी जाएगा, डेटा मॉडल्स जाएगा फ्लो मॉडल के साथ। बिहेवियर अगर आप देखें तो बिहेवियर जब चेंज होता है, स्टेट चेंज होता है, सीक्वेंस डायग्राम एक के बाद एक क्या चीज आने वाली है। तो ये जो 4 चीजें मैंने बताई, ये जो इसमें जो ये नीचे आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे क्या है, मोस्टली ये सारे के सारे यूएमएल डायग्राम्स है। तो यहाँ कहीं कहाँ नहीं है, प्रेसमैन साहब की ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको कहीं नहीं समझ आएगा कि यूएमएल के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारे डायग्राम जो है वो यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज के डायग्राम है, तो यूएमएल जानना आपको भी जरूरी है। अब सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग समझिएगा, यूज केसेस, ये केवल आपको बताते हैं कि किस तरीके से आउटसाइड बाहर के जो एक्टर्स हैं वो सिस्टम के साथ कैसे इंटरेक्ट करने वाले हैं। तो सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग में आपको ये याकूब साहब ने कहा था, अब सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग में अब हमको देखना है कि हमको लिखना क्या है, कितना ज्यादा लिखना है, कितना डिटेल जाना है, किस तरीके से हम जो लिखनी है उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। हमको लिखना क्या है, क्या मतलब यह है कि आप इंसेप्शन और इलिसिटेशन यानी कि कहाँ से हम राइट केस लिखना शुरू करें, जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग है, मीटिंग हो रही है, क्यूएफडीज बन रहे हैं, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के मैकेनिज्म है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन रिलेटेड है, स्टेक होल्डर्स कौन से, स्कोप क्या प्रॉब्लम का, कहाँ से कहाँ तक जाना है। अगर आपको कहा दिल्ली से मुंबई जाना है, अब दिल्ली से मान लीजिए आगरा जाना है, और आप दिल्ली से मुंबई तो नहीं सोच सकते ना, आगे दिल्ली से आगरा आपका स्कोप हो गया। इस तरीके से क्या ऑपरेशनल गोल्स हैं आपके, प्रायोरिटीज कौन सी है, मुझे दिल्ली से आगरा जाने के लिए मुझे प्रायोरिटी ये है कि मैं हवाई जहाज से भी जा सकता हूँ, मैं एक्सप्रेस वे भी ले सकता हूँ, मेरी प्रायोरिटी क्या, मैं हवाई जहाज को लूंगा पहले या एक्सप्रेस वे को लूंगा। इसके बाद हमारा फंक्शन रिक्वायरमेंट क्या है, फंक्शन रिक्वायरमेंट मतलब ये होता है कि प्रोग्राम क्या कर रहा है, एक्चुअल फंक्शन क्या कर रहा है। मैं अगर 2 + 3 दूंगा तो प्रोग्राम मुझे 5 देगा, ये फंक्शन रिक्वायरमेंट है। और नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट में ये है कि 2 + 3 और 5 जो है वो 10 माइक्रो या नैनो सेकंड में होना चाहिए, ये नॉन फंक्शनल होती है। फंक्शनल एक्चुअल जो रिक्वायरमेंट यूजर की है वो फंक्शनल में आती है, जो इम्प्लाइड रिक्वायरमेंट है वो 10 मिलीसेकंड जैसे मैं बताया, ये आपकी नॉन फंक्शनल में आती है। इसके बाद ये है कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट चेंज होने वाले हैं, ये आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो अगर आप यूज केस बनाना शुरू करने वाले हैं, यूज केस मतलब यूज केस में जहाँ एक्टर होंगे वो आपके सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो आपको दिखाना होगा। मैं अभी इसका डायग्राम दिखाता हूँ आपको। तो किस तरीके से आप फंक्शन एक्टिविटी जो एक कोई एक्टर परफॉर्म करेगा वो आपको दिखाना होगा। दूसरा ये कि कितना आपको लिखना है, कितना आपको लिखना है मतलब ये कि जो स्टेक होल्डर से आप जैसे बात आपकी शुरू होगी तब आप चीजें लिखना शुरू करेंगे और उसको ठीक करेंगे। जैसे नैरेटिव फैशन में कुछ लिख दिया आपने, कोई ऐसे लिख दिया, उसको आप प्रॉपर रीराइट करेंगे ताकि आपके हर एक चीज को स्ट्रक्चर्ड वे में या ऑब्जेक्ट वे में आप दिखा सकें। यूज केसेस का मतलब ये होता है कि एक सिनेरियो जहां पर सिस्टम का यूसेज दिखाया जाता है, उसमें एक्टर्स होंगे, उसमें यूजर्स होंगे। एक्टर ये बताएंगे कि वो क्या रोल प्ले करने वाले, जैसे एक्टर मैं भी हो सकता हूँ, एक्टर कोई डिवाइस भी हो सकता है, और वो क्या स्पेसिफिक फंक्शनलिटी होगी उनकी। यूजर्स का मतलब ये हो गया कि वो क्या अलग अलग रोल प्ले करने वाले हैं एक सिनेरियो में। तो इसको जब डायग्राम आएगा आप एकदम क्लियर समझ जाएंगे। तो यूज केस बनाने के लिए सबसे पहले क्या टास्क है, क्या फंक्शन है जो एक्टर परफॉर्म करेगा, एक्टर को क्या क्या सिस्टम की इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, एक्वायर करेगा, प्रोड्यूस करेगा, चेंज करेगा, क्या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस होने वाले हैं इसको एक्टर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, क्या इंफॉर्मेशन जो एक्टर के पास चाहिए वो है, क्या एक्टर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कोई अनएक्सपेक्टेड चेंज आएंगे तो देखिए एक एग्जांपल लिया हमने कि एक मैं होम ओनर हूँ और मैं अपने घर पे कैमरा मैंने लगाया हुआ है, तो एक सेफ होम का मेरे पास क्राइटेरिया है। तो मैं ये और कैमरा ये दोनों एक्टर्स होंगे, ओके। अब एक्टर्स के साथ एक्टर क्या क्या कर सकता है, वो मैं एक्टिंग करूंगा, क्या क्या एक्टिंग करूंगा, पहले तो मैं एक्सेस करूंगा कैमरा सर्वेलेंस को इंटरनेट के थ्रू, फिर उसके बाद मैं कॉन्फ़िगर करूंगा सेफ होम सिस्टम पैरामीटर्स को, फिर मैं सेट करूंगा अलार्म। ये मेरे एक्शंस हैं। तो यूज केस डायग्राम में देखिए जब आपके पास सॉफ्टवेयर आता है आप इसको सबको भूल जाइए। आप जब सॉफ्टवेयर करते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ नंबर डालेंगे, यहाँ पर कुछ ओके करेंगे, ऐसे कुछ करते रहेंगे ना। तो ये जो है आप एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, आप एक्टिंग कर रहे हैं यहाँ पे, तो वही उसी एक्टर की बात हो रही है। तो उसके बाद आता है एक्टिविटी डायग्राम। एक्टिविटी डायग्राम मतलब ये है कि ये यूज केस जो आपने बनाया है उसका सप्लीमेंट है, ये आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देगा कि किस तरीके से इंटरेक्शन फ्लो कर रहा है। जो आप इंटरेक्शन कर रहे हैं ना, एक्टिंग कर रहे हैं, वो एक्टिंग किस मतलब ऐसा है कि आप पहले गुस्सा होंगे फिर रोने लगेंगे, या हंसने के बाद तो नहीं रोने लगेंगे। तो गुस्सा होने के बाद आपको रोना है और उसके बाद रोने के बाद आपको थोड़ी देर के लिए शांत करा जाएगा, फिर आप थोड़ा सा सुबकेंगे, सुबकते हैं ना,
तो वो जो फ्लो है वो एक्टिविटी डायग्राम दिखाता है। जैसे आप अब जो आपने अभी देखा ये वाला, इसी का एक्टिविटी डायग्राम बना रहे हैं। इसका एक्टिविटी डायग्राम कैसे बनेगा कि आप यूजर नेम और पासवर्ड जो एक्टर है वो ये डालेगा। अब उसके बाद पासवर्ड वैलिड भी हो सकता है, पासवर्ड इनवैलिड भी हो सकता है, दोनों की आपको इनपुट देनी पड़ेगी। वो फंक्शन लेंगे, सिलेक्ट सर्वेलेंस लेंगे, कोई एक कैमरा आइकन चूज करेंगे, या फिर हो सकता है वो थंबनेल चूज करें, और उसके बाद जब वो कैमरा चूज कर लेंगे उनको फिर व्यू के लिए मतलब कैमरा से व्यू दिख जाएगा, और उसके बाद वो दूसरा भी कैमरा चूज कर सकते हैं। अब इनमें है या नहीं है, जैसे एंट्री अगर उन्होंने पासवर्ड की गलत की तो क्या होगा, 3-4 बार गलत कर दी तो क्या होगा, ये सारी चीज एक्टिविटी डायग्राम में आ जाएगी। इसी तरीके से स्विम लेन डायग्राम है। स्विम लेन डायग्राम देखिए, ये एक 3 अलग अलग लेन दिख रही है, यहाँ पर स्विमिंग हो रही है। स्विमिंग मतलब हर एक लेन में अलग अलग काम हो रहा है। जैसे जो जो काम यहाँ देख रहे हैं आप, वो सारे होम ओनर के काम है। ये जहाँ जो जो काम देख रहे हैं, जैसे एक ही है इसमें, ये कैमरे का काम है। जहाँ जो जो इन दोनों के बीच में इंटरफेस है उसका काम है। तो देखिए ये जो आपने अभी एक्टिविटी डायग्राम दिखा था वो सारा इस तरीके से फ्लो कर रहा है। यानी आप स्विम लेन डायग्राम में दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरीके से मॉडलर रिप्रेजेंट कर सकता है फ्लो ऑफ एक्टिविटीज को, जो यूज केस आपने देखा, और उस यूज केस में मल्टीपल इन्वॉल्व अगर एक्टर हैं, या अलग अलग आपको एक्टर दिख रहे हैं, वो अपने अपने स्विम लेन में स्विमिंग करेंगे, और हर एक इसमें अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने डाल दी है। ठीक है, वो इसमें दिखा जाएगा। अब डेटा के बारे में बात करेंगे। डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये देखिए कि डेटा ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं, फिर हम डेटा डोमेन देखेंगे कि डेटा, जैसे मैंने आपका कहा कि 2.3 है तो आप समझ गए कि ये कुछ फ्लोट है। 2+ij किया तो आपने समझ गया कि, या 2+i3 करा तो ये आपको समझ गया कि ये कुछ कॉन्जुगेट या फिर कुछ कॉम्प्लेक्स तरीके का दिख रहा है। उसके बाद हम और लेवल पे जाएंगे और मॉडल करेंगे जिसमें लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन मतलब ये है कितने नीचे लेवल तक जा रहे हैं, मतलब हाई लेवल से लो लेवल में कहां तक जा रहे हैं, और उसके बाद ये डेटा ऑब्जेक्ट कैसे आपस में रिलेट कर रहे हैं। तो डेटा ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि कोई भी आपका डेटा को दिखाने का जरिया, डेटा को रिप्रेजेंट करने का जरिया। अब आपका कंपोजिट इन्फॉर्मेशन भी हो सकता है। कंपोजिट इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है कि जिसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट्स हैं। तो ये डेटा आपका एक्सटर्नल एंटिटी भी हो सकती है, कोई एक चीज भी हो सकती है, थिंग हो सकती है, कोई ऑकरेंस हो सकता है, कोई इवेंट हो सकता है, कोई रोल हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन यूनिट हो सकती है, कोई प्लेस हो सकती है, कोई स्ट्रक्चर हो सकता है। ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। ऐसे नहीं कि जिसमें 2.3 बताया आपको तो यही ऑब्जेक्ट डेटा ऑब्जेक्ट होता है। इसके अलावा भी ये सारे डेटा ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो डेटा ऑब्जेक्ट उनकी क्या एट्रीब्यूट है, क्या प्रॉपर्टी है, जिसमें बताया 2.3 फ्लोट है ना, ये क्या क्या कर सकता है। क्या 2.3 से आप ग्रिड वैल्यू में इमेज रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जो इमेज में वैल्यूज होती है वो हमेशा इंटीजर्स होती है। ऐसे ही जो डेटा ऑब्जेक्ट में आपको डेटा की बात करेंगे, यहाँ पर कोई भी ऑपरेशंस की बात नहीं होगी। डेटा ऑब्जेक्ट के बारे में जब भी बात करेंगे यहाँ पर कोई डेटा के ऑपरेशंस की बात नहीं करेंगे। अब जब डेटा ऑब्जेक्ट्स के साथ हम पूरी तरीके से दिखाएंगे तो हम डेटा ऑब्जेक्ट के साथ एट्रीब्यूट की बात करेंगे। यानी कि एक डेटा ऑब्जेक्ट के बाद बहुत सारे एट्रीब्यूट हो सकते हैं, जैसे उसकी क्वालिटी क्या है, एस्पेक्ट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, डिस्क्रिप्टर क्या है। जैसे एक ऑब्जेक्ट हमने ले लिया ऑटोमोबाइल, इसके क्या क्या एट्रीब्यूट हो सकते हैं, इसका मेक क्या है, इसका मॉडल क्या है, इसकी बॉडी टाइप क्या है, ऑटोमोबाइल जस्ट मान लीजिए आपके पास बाइक है या कार है, इसका प्राइस क्या होगा, इसके ऑप्शंस कोड क्या है, ये डेटा ऑब्जेक्ट और उसके एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे। अब रिलेशनशिप का समझिएगा। डेटा ऑब्जेक्ट किसी तरीके से आपस में कनेक्ट होंगे। जैसे मैंने कहा पर्सन आप डेटा ऑब्जेक्ट मान लीजिए, कार एक डेटा ऑब्जेक्ट मान लीजिए। अब पर्सन ओन्स अ कार, तो ये दोनों डेटा ऑब्जेक्ट जो है आपस में कैसे रिलेशन है कि पर्सन मतलब आप कार को ओन करते हैं, पर्सन इज इंश्योर्ड टू ड्राइव कार, ओन्स और इंश्योर्ड टू ड्राइव, ये दोनों रिलेशनशिप हो गए। तो कई तरीके से रिलेशनशिप बन सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट आप किस तरीके से रिलेट करेंगे उसके लिए आप कोशिश करेंगे कि आप ईआरडी बनाएं। ईआरडी का मतलब होता है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के अलग अलग लेवल्स बन सकते हैं। अगर अलग अलग लेवल बनाना चाहते हैं आप, तो लेवल 1 में जैसे आप डेटा ऑब्जेक्ट या एंटिटीज दिखाएंगे, डेटा ऑब्जेक्ट या एंटिटीज की बात होगी, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में ई डेटा ऑब्जेक्ट ही है। डेटा ऑब्जेक्ट उनके बीच में क्या कनेक्शन है, फिर मॉडल करेंगे इन एंटिटी और रिलेशनशिप को, फिर मॉडल करेंगे एंटिटी रिलेशनशिप को और सातवें और एट्रीब्यूट को और डेप्थ में जाके। जैसे आप देखिए, जैसे एक ईआरडी एग्जांपल है, कस्टमर प्लेस करेगा, क्या करेगा, रिक्वेस्ट फॉर सर्विस। तो प्लेसेस, कस्टमर और रिक्वेस्ट फॉर सर्विस के बीच में प्लेसेस है, ये इनके बीच में रिलेशनशिप है। ये 1 to 1 है और ये 1 to many है। और इसी तरीके से रिक्वेस्ट फॉर सर्विस एक जनरेट करेगा वर्क ऑर्डर। वर्क ऑर्डर में क्या होगा, वर्क टास्क, वर्क ऑर्डर लिस्ट, उसके लिस्ट में आपके मटेरियल्स आ जाएंगे। ऐसे आप ईआरडी बनाएंगे। अब क्लास बेस्ड मॉडलिंग देखिए, क्लास बेस्ड मॉडलिंग आप जरूर जब किताब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा यार ये तो डिजाइन में आना चाहिए था। लेकिन क्या है कि अगर आप इसको एनालिसिस फेज में ही अगर मॉडल कर लें तो आगे चलकर आपको बहुत आसानी होगी। तो क्लास बेस्ड मॉडल में आप ऑब्जेक्ट बताएंगे कौन से ऑब्जेक्ट हैं, कौन से ऑपरेशन उन पे हो रहे हैं, उनकी रिलेशनशिप क्या है, कोलैबोरेशन क्या है। तो इसमें क्या होगा कि एलिमेंट जो क्लास बेस्ड मॉडल में बना रहे हैं, जैसे क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स या उनके एट्रीब्यूट ऑपरेशंस हैं, या सीआरसी मॉडल बना रहे हैं, या कोलैबोरेशन है, या पैकेजेस है। तो अगर जिनको प्रोग्रामिंग पता है, जावा वगैरह वाले आराम से समझ रहे होंगे ये पैकेज क्या हो रहे हैं इसमें। C++ वाले समझ रहे होंगे क्लासेस ऑब्जेक्ट्स क्या है, C++ वाले समझ रहे होंगे ऑपरेशंस और एट्रीब्यूट्स क्या है। तो ये जानते हैं कि अल्टीमेटली चीजें जो चीज जा रही है, ये बेसिक बनाया जा रहा है आपके बेसिक क्लास जब रिप्रेजेंट करेंगे। क्लास को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए बहुत बहुत ईजी तरीका है। आपके पास जैसे रिक्वायरमेंट लिखी हुई है,
यूजर ने या तो लिख दी या आपने लिख दी, उनकी बात सुन के। इसमें जो जो नाउन है उसको उठा लीजिए, नाउन उन सबको आप बोल दीजिए कि क्लासेस है, बस इतना आपको समझना है। इसी तरीके से जो पोटेंशियल क्लासेस हो सकती है वो रिटेन करेंगे इन्फॉर्मेशन को, जैसे कोई नीडेड सर्विस है, आपको सर्विस की जरूरत है, या कोई इन्फॉर्मेशन है, या और भी मल्टीपल एट्रीब्यूट हो सकते हैं, ये सारी जो है क्लासेस में ही जाएंगी। लेकिन आपको इन कॉमन एट्रीब्यूट को देखिए, कॉमन ऑपरेशंस को देख के, जिनके बीच में कॉमन ऑपरेशंस हैं, जिनकी प्रॉपर्टी सेम है, जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, ये सब भी अलग अलग क्लास बनेंगी। अब ऑपरेशन को कैसे हम डिफाइन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे ऑपरेशन को? तो किसी भी ऑपरेशन को मतलब आई ईट, तो ये ईट है या आई एम ईटिंग, तो ईटिंग क्या हो गया, वर्ब हो गया। जैसे ही आपके पास रिक्वायरमेंट आई, उसमें आपने देखा नाउन उठाया और नाउन को कहा साहब ये तो क्लासेस बन सकती है। उसके बाद आपने देखा वर्ब उठा लिया, जो भी आपके रिक्वायरमेंट का कथा लिखी है या ऐसे लिखा हुआ है, उसमें से आपने क्या किया, सारे के सारे वर्ब्स निकाल लिए। वर्ब जो है उनको ऑपरेशन बता दो बस। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सारे के सारे हो गए, अब इसके आगे थोड़ा सा इसको और रिफाइन करना पड़ेगा, अभी तो फिलहाल ये उठा लीजिए। तो ऑपरेशन का मतलब ये होता है, जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एडिंग, डिलीटिंग, ईटिंग, रिफॉर्मेटिंग, सिलेक्टिंग, ये ऑपरेशन कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करें और ये कुछ ना कुछ स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट बताएं कि जैसे मैं ईटिंग कर रहा हूं तो मेरा कोई स्टेट है ना, आई एम नॉट सिटिंग, आई एम ईटिंग, तो मेरा एक ऑपरेशन, मेरा एक स्टेट है। इसी तरीके से मैं कोई इवेंट कर रहा हूं, जैसे मेरे पास सामने जब खाना आएगा, जब मेरे सामने खाना आएगा तब मैं बोलूंगा कि आई एम ईटिंग, तो ये खाना आने के बाद, इस इवेंट के बाद मेरा खाना शुरू हुआ। अब सीआरसी मॉडल समझिएगा, सीआरसी मॉडल होते हैं क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटी कोलैबोरेटर मॉडल। इसमें क्या होता है, ये बड़ा, इसका आगे मैं समझाऊंगा आपको, बड़ा एक अच्छा तरीका है। इसमें हम क्लासेस को आइडेंटिफाई करते हैं, और किससे आइडेंटिफाई करते हैं, हम प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट के हिसाब से आइडेंटिफाई करते हैं। तो क्लास, ये सीआरसी है, क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटी कोलैबोरेटर। इसमें क्या करते हैं हम कि जो स्टैंडर्ड इंडेक्स कार्ड्स है, हमारे पास कार्ड्स होंगे ऐसे, इसमें हम 3 सेक्शन हम देंगे, और 3 सेक्शन में सबसे ऊपर तो हम लिख देंगे क्लास का नाम, उसके बाएं हाथ पे लिखेंगे यहाँ पर हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और राइट हैंड साइड में हम लिखेंगे कोलैबोरेटर्स। देखिए एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपके पास एक क्लास हमने लिख दी फ्लोर प्लान, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, कोलैबोरेटर्स कौन कौन सी, यानी कि इसके साथ कोलैबोरेशन कौन कौन कर रहा है इस फ्लोर प्लान के साथ, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, जैसे इनकॉर्पोरेट वॉल, डोर्स और विंडोज, इसके साथ वॉल करेगा। अगर आपको शो विंडो पोजीशन ऑफ वीडियो कैमरा, ये कौन दिखाएगा, आपको कैमरा दिखाएगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसके साथ कोलैबोरेट कौन कर रहा है और क्लास का नाम क्या है। तो सीआरसी मॉडलिंग इस तरीके से। क्लास टाइप्स क्या होगी, अलग अलग टाइप की, जैसे एंटिटी क्लास, जैसे आपने फ्लोर प्लान अभी दिखा था सीआरसी में, इसी को डायरेक्ट उठा लीजिए, ये क्लास बन जाएगी। सेंसर है, उसको भी आप क्लास मान सकते हैं। बाउंड्री क्लासेस, जैसे इंटरैक्टिव स्क्रीन है, प्रिंटेड रिपोर्ट है, जो इंटरफेसेस होंगे, जैसे बाउंड्री है ना, वो भी आप क्लास के इसमें यूज कर सकते हैं। कंट्रोलर क्लासेस, जैसे एक कोई यूनिट ऑफ वर्क स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अगर कोई चीज कर रही है, उसको भी आप क्लास मान सकते हैं। जैसे कोई क्लास क्रिएट या अपडेट कर रही है एंटिटी ऑब्जेक्ट्स को, या इंस्टेंशिएट कर रही है कोई बाउंड्री ऑब्जेक्ट को, ताकि आप इंफॉर्मेशन निकाल सकें। कोई कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन चल रहा है या वैलिडेशन चल रहा है डेटा कम्युनिकेशन का किसी ऑब्जेक्ट या यूजर या एप्लीकेशन के बीच में, इन सबको आप क्लास मान सकते हैं। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी, अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब ये है कि हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये क्लास देख लिया आपने, कोलैबोरेशन हो गया, अब ऑपरेशन देख लिए। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि हर एक क्लास की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे अगर मैंने ये कहा, एक ऐड मैंने क्लास बना ली मैंने ऑटोमोबाइल की, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी कि वैसे तो बहुत सारी क्लासेस आपस में शेयर कर सकती हैं, जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप लोकलाइज करेंगे एक सिंगल क्लास में, कहीं और डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ये जो क्लास काम करने वाली है, जो इसमें निहित है, जो इससे एक्सपेक्टेड है, वो सारी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी। कोलैबोरेशन मतलब ये आपने क्लास 1 लिया, ये क्लास 2 लिया, इनके बीच में क्या कोलैबोरेशन है। कोलैबोरेशन मतलब ये एक दूसरे, ये अपना काम कर रही है, ये अपना काम कर रही है, और दोनों काम कितने आपस में रिलेटेड है। और ये रिलेशनशिप कैसे कैसे हो सकती है, जैसे C1 इज अ पार्ट ऑफ C2, C1 हैज नॉलेज ऑफ C2, C1 डिपेंड्स ऑन C2। अब इसकी ये चीज जो कोलैबोरेशन है ना, इसी में आपका इनहेरिटेंस आएगा, इसी में आप मतलब इसको उस तरीके से प्रोग्रामिंग से भी रिलेट करते चले जाइएगा, क्योंकि रिलेशन का मतलब ये है कि जनरलाइजेशन है, एसोसिएशन है, ये सारी चीज आ जाती है। तो एसोसिएशन और डिपेंडेंसी की बात करें, अब यहाँ पर यूएमएल का शब्द आया है। यूएमएल में अगर दो एनालिसिस क्लास हैं, वो किस तरीके से आपस में रिलेटेड है, तो हम इसको यूएमएल में एसोसिएशंस कहते हैं। ऐसी एसोसिएशंस को हम मल्टीप्लिसिटी का नाम देते हैं कि एक क्लास से मान लीजिए यहाँ से एक सब क्लास बनाई आपने, एक और सब क्लास बना दी, तो ये मल्टीप्लिसिटी होगी ना। जैसे क्लाइंट सर्वर रिलेशनशिप होगी कोई क्लास के बीच में, तो क्लाइंट सर्वर हमेशा डिपेंड करेगा सर्वर क्लास पे, तो ये डिपेंडेंसी रिलेशनशिप होगी, ये डिपेंडेंसी रिलेशनशिप हो गई। मल्टीप्लिसिटी का देखिए, जैसे वॉल सेगमेंट है, इज बिल्ट टू वॉल, विंडो इज बिल्ट टू वॉल एंड डोर इज यूज्ड टू बिल्ड, तो सारे के सारे जो मल्टीप्लिसिटी वाले रिलेशनशिप हो गए। डिपेंडेंसी का मतलब ये है डिस्प्ले विंडो, अगर आप एक्सेस करना है तो कैमरा आपको पासवर्ड देना पड़ेगा, कैमरा में पासवर्ड देना पड़ेगा, तो ये डिपेंडेंस है। अगर आप कैमरे में मतलब डिस्प्ले विंडो पे कैमरा देखना चाहते हैं तो आपको एक्सेस इसकी चाहिए, एक डिपेंडेंसी होगी आपकी। अब पैकेज की बात करिए, अब आप पैकेज की बात कैसे करेंगे। पैकेज का मतलब ये होता है कि एक जैसी क्लास आप कहीं रख सकते हैं, तो उसे पैकेज कहते हैं। अब ग्रुपिंग है,
तो इसमें प्लस साइन होगा, माइनस साइन होगा, हैश साइन होगा, प्लस साइन, माइनस साइन, हैश साइन होगा। अभी मैं आपको प्लस साइन वाला दिखाऊंगा, लेकिन पहले समझ लीजिए कि जो प्लस साइन है इसका मतलब ये है कि किसी भी एनालिसिस क्लास नेम या उसमें जो पैकेज होगा अगर वहां प्लस साइन लिखा है, इसका मतलब ये है क्लासेस जो है उसमें उसकी पब्लिक विजिबिलिटी है, तो जो अदर दूसरे पैकेजेस हैं उसमें भी वो क्लास एक्सेसिबल है। अगर माइनस आपने कर दिया तो वो जो एलिमेंट है या क्लास है वो हिडन है, दूसरा पैकेज उसे वो नहीं कर सकता, एक्सेस नहीं कर सकता। अगर हैश लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि एलिमेंट केवल वही वो पैकेज या फिर कोई फ्रेंड पैकेज हो या कोई दोस्त पैकेज हो वो एक्सेस कर सकता है। जैसे आप ये प्लस देख रहे हैं पूरा पब्लिक है। तो पैकेज का मतलब ये है कि अगर एनवायरनमेंट की बात करें तो ट्री क्लास, लैंड क्लास, रोड ये सब इसके अंदर आते हैं। और कैरेक्टर्स की बात करें तो प्लेयर, प्रोटैगनिस्ट, एंटागनिस्ट, सपोर्टिंग रोल ये सब इसके अंदर आते हैं। फिर सीआरसी की बात कर लेते हैं। इसमें सीआरसी में क्या होता है, मैंने कहा था ये बाद में रिविजिट करेंगे, क्योंकि कई जगह क्लास को आइडेंटिफाई करना या फिर उसके प्रॉपर एट्रीब्यूट या फिर उनके ऑपरेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए सीआरसी होता है। इसमें क्या होता है कि कार्ड्स होते हैं, और कार्ड जो होते हैं वो सारे जो भी कार्ड है वो आप लोगों को दे देते हैं। आपकी जो टीम होगी ना उसमें लीडर जो है सबको ये टोकन पास कर देगा और बोलेगा कि इसमें लिखिए, क्लास इंडेक्स कार्ड देगा। वो क्या होगा कि टोकन जब पास होगा तो जो होल्डर होगा क्लास कार्ड का वो उसमें डिस्क्राइब कर देगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उस क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। उसके बाद वो जब ये दर्ज हो जाएगा यूज केस रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और कोलैबोरेशन को नोट किया जाएगा इस इंडेक्स कार्ड में। यानी कि आप क्लास लेंगे, क्लास को दर्ज करेंगे कि हाँ ये क्लास है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोलैबोरेशन करेंगे ताकि यूज केस मॉडिफिकेशन जो भी आपके सामने दिख रहा है, क्योंकि सब लोगों को दिया गया है, सब लोग देख भी रहे हैं क्या क्या हो रहा है, तो इस हिसाब से वो लिखेंगे। अगर कोई नया क्लास आता है, सीआरसी इंडेक्स में नया कार्ड आता है, तो फिर आप देखेंगे कि सबको देखेंगे कि अरे रिवाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी ये एग्री कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सीआरसी कार्ड जब फाइनल होगा तो देखेंगे कि अगर किसी का सही क्लास है तो उसको रख लेंगे, किसी का नहीं क्लास है तो उसको हटा देंगे। या फिर कोई सीआरसी क्लास है तो किसी ने अगर नई क्लास दी है तो उससे पूछेंगे कि आपने ये क्यों दिया, तो वो अपना बताएगा, उसके रीजन बताएगा। इस तरीके से सीआरसी जो है हेल्प करता है कि क्लास को आइडेंटिफाई करने में, जिससे कोलैबोरेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्लैरिटी हो सके उसकी। तो ये हमने बात की रिक्वायरमेंट की, और देखिए हमने क्या क्या सिनेरियो देख लिए कि चाहे कोई भी चीज हो हम इसको रिप्रेजेंट इस तरीके से करना चाहेंगे कि आगे डिजाइन में इसकी इससे मदद मिले। बहुत शुक्रिया आपका।